हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डीसीएफ एंड रिवर्स डीसीएफ कैसे वर्क करता है वो देखेंगे। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस के लिए स्क्रीनर.इन वेबसाइट यूज़ करते हो तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप स्क्रीनर स्मार्ट एनालाइजर एक्सटेंशन यूज़ करो क्रोम ब्राउज़र में, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ये टोटली फ्री है। आपको डीसीएफ और रिवर्स डीसीएफ इनबिल्ट आपके स्क्रीनर में ही मिल जाएगा, ताकि चीज़ें समझने में और आसानियाँ होगी। तो हम शुरू करते हैं डीसीएफ। तो डीसीएफ का मतलब है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। बेसिकली किसी भी एसेट क्लास को जब आप इवेलुएट करते हो, क्योंकि आपको मान लो कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो कंपनी में करते वक्त आपको ये देखना ज़रूरी होता है कि आप जो प्राइस उस कंपनी के शेयर्स बाय करने के लिए पे करने जा रहे हो, क्या वो कंपनी सच में उतनी वर्थ इट है या नहीं। कंपनी का सब वैल्यूएशंस के डिफरेंट मेट्रिक्स होते हैं, जैसे पी रेशो होता है, प्राइस टू बुक होता है, प्राइस टू सेल्स होता है, ईवी टू ईबिटा होता है। ऐसे बहुत सारे रेशोज़ है जिस पे हम कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है। अगर आपके पास स्क्रीनर स्मार्ट एनालाइजर एक्सटेंशन है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किसी भी कंपनी पे पेज पे आप जब जाते हो तो आपको स्मार्ट एनालाइज का लिंक मिल जाता है यहाँ पे ऊपर। और जब इस पर क्लिक करोगे, ये एनालाइज करके ना आपको रेशोज़ भी दे देता है। रेशोज़ के सेक्शन में जाओगे तो डिफरेंट रेशो जिस पे आप फंडामेंटल एनालिसिस उस कंपनी का कर सकते हो, वो रेशोज़ का कैलकुलेशन आपको देता है। वैसे जैसे ये रेशो है, डिफरेंट रेशो जिस पे हम कंपनी को एनालाइज करते हैं, वैसे ही डीसीएफ और रिवर्स डीसीएफ, ये दो मेथडोलॉजी है। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो में पहले वो फ्री कैश फ्लो की को इवेलुएट करता है कि कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है उस पर डिपेंडेंट होता है ये डीसीएफ मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको, तो पहले मैंने जैसे बात की कि फ्री कैश फ्लो, तो फ्री कैश फ्लो का सबसे एक बेसिकली जब आप स्क्रीनर पे किसी कंपनी को ओपन करते हो और कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाते हो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखाया जाता है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन यहाँ पे आपको फ्री कैश फ्लो बाय डिफॉल्ट स्क्रीनर नहीं देता है, तो आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना होता है। अगर आप एक्सटेंशन नहीं यूज़ करते तो ये चीज़ें आपको मैन्युअली करनी पड़ेगी। आप देखोगे कि आपको अगर फ्री कैश फ्लो निकालना है इस कंपनी का, तो आप क्या करोगे, उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है उसमें से उसी कंपनी का फिर फिक्स्ड एसेट परचेस्ड उसमें से माइनस करोगे और उसमें फिक्स्ड एसेट सोल्ड प्लस करोगे, तो जो भी वैल्यू आता है वो उस कंपनी का हो गया फ्री कैश फ्लो। लेकिन अगर आप कोई एक्सटेंशन यूज़ करते हो और आप देखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब जाओगे तो आपको ये फ्री कैश फ्लो कैलकुलेटेड मिल जाता है। तो इससे चीज़ें और आसान हो जाती है। तो हम बेसिकली जो आईटीसी कंपनी है सबको पता है, तो वहाँ से उस कंपनी का एग्जांपल लेके फ्री क्या डीसीएफ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि डीसीएफ एक्सटेंशन में कैसे वर्क करता है। जब भी मैं स्मार्ट एनालाइज पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको रिवर्स डीसीएफ का मेनू आ जाएगा। आपको डीसीएफ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखोगे, सबसे पहले मैंने बोला था कि यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हो कि ये क्या यहाँ पे क्या वैल्यू इनपुट करनी है। तो डीसीएफ में कुछ चीज़ें जो है जिसको वेरिएबल्स बोल सकते हो, वो वेरिएबल्स आपको इंसर्ट करने पड़ते हैं। तो आप जब कंपनी का स्टडी करोगे और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करोगे, उसमें से जो डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाते हो या उसका कॉन कॉल, उसका हिस्टोरिकल डेटा, उस पर डिपेंडेंट आप वैल्यूज़ इंसर्ट करोगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट एंट्री जो है, जहाँ पे आपको फ्री कैश फ्लो डालना पड़ता है। अगर उस कंपनी का फ्री कैश फ्लो मान लो निगेटिव है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम अगर आपने देखा होगा कि केपीआई एनर्जी को ओपन किया था मैंने, तो वहाँ पे उसका फ्री कैश फ्लो निगेटिव था। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि अगर फ्री कैश फ्लो निगेटिव है तो आप उसका लास्ट 3 साल का फ्री कैश फ्लो का एवरेज भी निकाल सकते हो, या फिर ईबिटा ले सकते हो, या नेट प्रॉफिट ले सकते हो। वो आप पे डिपेंडेंट है। लेकिन मोस्टली ये डीसीएफ जब कैलकुलेट करते हो तो मैं प्रेफर करूँगा अगर आप उसका फ्री कैश फ्लो उस कंपनी का इंसर्ट करोगे। तो यहाँ पे आईटीसी का फ्री कैश फ्लो है 16,184 करोड़। तो और एक चीज़ है, जैसे आप कैश फ्लो के स्टेटमेंट में जाओगे और एक्सटेंशन यूज़ करोगे तो कुछ एडिशनल चीज़ें भी आपको दिख जाती है कि लास्ट 3 साल से ये कंपनी कैश फ्लो को कैसे कंपाउंड कर पा रही है। तो यहाँ से यहाँ तक उसने कैश फ्लो को 15% के कैगर से कंपाउंड किया है। 5 साल में 11%, 7 ईयर में 12% एंड 10 ईयर में 14%। ये चीज़ें आपको डीसीएफ के कैलकुलेशन में
मदद करेगी, जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीनर नहीं देता है, लेकिन ये एक्सटेंशन में ऑलरेडी ये डेटा आपको रेडीली अवेलेबल हो जाता है। तो सबसे पहला फील्ड था, वहाँ पे हमने फ्री कैश फ्लो डाल दिया। साथ में ही अगर आपको देखना ही है तो मैं एक निगेटिव कैश फ्लो वाली कंपनी भी ओपन कर सकता हूँ, केपीआई ग्रीन एनर्जी। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था, मैं जैसे स्मार्ट एनालाइज पे क्लिक करूँगा और मैं जैसे कैश फ्लो में जाता हूँ, तो आप देखोगे कि लास्ट करंट ईयर का उसका कैश फ्लो निगेटिव है। मैं दूसरा ऑप्शन था कि लास्ट 3 ईयर का कैश फ्लो का एडिशन उसका एवरेज ले लेता प्लस करके, लेकिन वो भी निगेटिव है। तो तीसरा वे है मेरे पास, आप इधर इबिटा ले सकते हो, इबिटा, या फिर आप नेट प्रॉफिट ले सकते हो। तो वो आप पे डिपेंडेंट है कि यहाँ पे क्या लेना है, कि लेकिन निगेटिव वैल्यू अगर होगी तो आपका कैलकुलेशन वर्क नहीं करेगा। तो ऐसी कंपनीज जिसमें कैश फ्लोज, फ्री कैश फ्लो निगेटिव है, वैसी कंपनी में डीसीएफ या रिवर्स डीसीएफ निकालना मुश्किल होता है। लेकिन उसका यही वे है कि आप 3 साल का एवरेज ले लो फ्री कैश फ्लो, या फिर आपका उसका ईबिटा ले लो, या फिर नेट प्रॉफिट ले लो। जो भी चीज़ लोगे उसके हिसाब से फिर नीचे के जो अदर वैल्यूज़ है उसको हमें डालना है। तो इस कंपनी का आईटीसी का हम देख रहे थे, उसका कैश फ्लो ये था। यहाँ पे वो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको कैश फ्लोज कैलकुलेट करके अगर एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे इंसर्ट करने देगा। डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट का मतलब क्या है कि इस कंपनी में जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज मान लो इसका प्राइस 474 है और हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा कुछ तो मोटिव होगा कि हम चाहते हैं कि इस कंपनी से कम 10% हम कंपाउंड करके रिटर्न्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम ले। तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो इसका मीनिंग है योर एक्सपेक्टेड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, इट हेल्प अस टू एस्टिमेट टूडेज वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी। तो ये आपको जब हम डीसीएफ में आगे जो टेबल्स देखेंगे तब आपके लिए काम आएगा, लेकिन आपको पहले समझना है कि एक वेरिएबल है डिस्काउंट रेट का। तो डिस्काउंट रेट टिपिकली बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है। एक मैं जैसे बताऊंगा कि आपको इन्फ्लेशन रेट भी देखना पड़ता है। आप जो रिस्क ले रहे हो, मान लो आईटीसी समहाउ एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका कैश फ्लो स्टेबल है, जिसका ग्रोथ भी हमने देखा कि टिपिकली लास्ट 10 ईयर में कैश फ्लो का ग्रोथ कैसा है। तो ये स्टेबल कैश फ्लो कंपनी जो है, यहाँ पे थोड़ा रिस्क कम होता है, लार्ज कैप भी है। फिर भी आपको ये तो पता है कि इक्विटी इन इटसेल्फ इज अ रिस्की एसेट क्लास। तो आप जब रिस्क ले रहे हो इसमें इन्वेस्ट करके, तो आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो इसमें से, तो वो आपको यहाँ पे एज ए डिस्काउंट रेट डालना पड़ रहा है। तो रेट ऑफ रिटर्न मैं बोलूँगा कि 10% अगर मुझे मिल गया इस कंपनी से स्टेबल, तो मैं उस तरीके से यहाँ पे डिस्काउंट रेट एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है। जैसे मैंने बोला, इन्फ्लेशन रेट एक हो सकता है, या फिर आप वो कंपनी का कैश फ्लो कितने स्टेबल है, कितनी कौन से डोमेन में कंपनी काम कर रही है, क्या उसके फ्यूचर इस्टीमेट्स है, वो सारी चीज़ें आपको इवेलुएट करके यहाँ पे डिस्काउंटेड कैश फ्लो एडजस्ट करना है। फिर तीसरा होता है एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ग्रोथ रेट। तो ये है उस कंपनी का अर्निंग ग्रोथ रेट। पहले तो था डिस्काउंट रेट, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जो पैसे पे अभी शेयर्स बाय कर रहे हैं उस पर हमें ईयर ऑन ईयर हम कितने रिटर्न्स चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं अर्निंग ग्रोथ रेट कंपाउंडिंग, तो यहाँ पे अर्निंग ग्रोथ रेट कंपाउंडिंग का मतलब एस्टिमेशन ऑफ हाउ मच द बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इट्स अर्निंग। तो इसका अर्निंग्स तो हमारे लिए, तो इस आईटीसी में हम अर्निंग्स यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि उसका फ्री कैश फ्लो जो है वो कितने रेट कितने परसेंट से कंपाउंड होगा ओवर द ईयर। तो हम 3 साल से वो ऑलरेडी लास्ट 3 ईयर में 15% से हुआ है, फिर 5 ईयर में 11, 12, 7 ईयर में 12 एंड 10 ईयर में 14%। तो ऑन एन एवरेज जब हम 10 ईयर का डीसीएफ निकाल रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इसका अर्निंग ग्रोथ रेट जो है, तो हम सब चीज़ें देख के अगर मुझे लगा कि 15% से ये कंपनी 15% से उसके जो भी फ्री कैश फ्लो है अभी करंट ईयर के, उसको 15% के रेट से कंपनी ग्रो कर पाएगी, तो यहाँ पे अर्निंग ग्रोथ रेट हमें डालना पड़ता है। अभी आगे का कॉन्सेप्ट है टर्मिनल ग्रोथ रेट। टर्मिनल ग्रोथ रेट एक ऐसी चीज़ है जो समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि कंपनी का हम 10 ईयर तक का, यहाँ पे जो भी आप नंबर ऑफ ईयर सिलेक्ट करोगे तब तक का हमने यहाँ पे एस्टिमेट तो दे दिया कि कंपनी का अर्निंग्स का ये ग्रोथ होगा, लेकिन उसके बाद भी कंपनी तो जिंदा रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी 10 साल के बाद बंद ही हो जाएगी। तो यहाँ पे ना ये टर्मिनल ग्रोथ रेट बहुत मैटर करता है कि जो ये 10 साल के बाद के ईयर है, उसके बाद भी तो कंपनी उसका कैश फ्लो कंपाउंड करती जाएगी। कंपनी, कुछ कुछ कंपनीज हैं जो बहुत काफ़ी साल से है यहाँ पे, जैसे ब्रिटानिया है,
रिलायंस है, ऐसी कंपनीज में बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट 10 ईयर के बाद ये कंपनी ही बंद पड़ जाए। तो ऐसी कंपनीज तो उसके कैश फ्लो को ग्रोथ करती रहेगी, लेकिन हम 10 साल का 10 साल के नंबर डाल रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी टिपिकली 10 ईयर तक होती है। उसके बाद पता नहीं कि बिजनेस तो रहेगा, लेकिन क्या इसी रेट से वो ग्रो कर पाएगा या नहीं। तो इसके लिए टर्मिनल ग्रोथ रेट एक ऐसा वेरिएबल है जहाँ पे द स्टेडी रेट एट विच यूर प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एन्युअली इन द लॉन्ग टर्म फ्यूचर। तो कंपनी, मान लो कि वो जो हम नंबर ऑफ ईयर डाल रहे हैं उसके बाद जब तक कंपनी सर्वाइव करेगी, कंपनी रहेगी, तब तक उसका कैश फ्लो किस रेट से ग्रो कर पाएगा, उसको हम टर्मिनल ग्रोथ रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि टर्मिनल ग्रोथ रेट टिपिकली 2, 3 या 4% से ही लेते हैं, ताकि हमको पता चले कि वो कंपनी अगर सर्वाइव करती है तो उसका कैश फ्लो का ग्रोथ क्या होगा। अभी मैं जब कैलकुलेट पे हिट करूँगा तो आपको ये पूरा एक वियर्ड सा टेबल दिखेगा और यहाँ पे आपको उसके वैल्यूज़ दिखेंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक्सेल भी ओपन करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले। तो ये एक जो टिपिकली ये टेबल जो होता है, वो जो टेबल है वो यहाँ पे मैंने रिप्लिकेट किया है। इस टेबल में हम क्या दिखा रहे हैं, बेसिकली अभी इस साल का कंपनी का कैश फ्लो जो है वो 16,184 करोड़ है। तो नेक्स्ट ईयर आफ्टर 1 ईयर वो कंपनी का, हमने बोला था कि उसका अर्निंग्स का ग्रोथ रेट जो है, तो उसके कैश फ्लो का ग्रोथ रेट अगर हमने पकड़ा है कि 15% से उसका कैश फ्लो ग्रो होगा, तो वो अमाउंट हो जाएगी 18,612 CR। तो वैसे ही हमने सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में उस ग्रोथ रेट से उसका एक अर्निंग्स का इस्टीमेशन निकाला है। तो ये हमें पता चलता है कि 10 साल बाद जो 10th ईयर है, तब उसका फ्री कैश फ्लो, हम जो एजम्पशन ले रहे हैं कि 15% से उसका कैश फ्लो ग्रो होगा, वो 65,473 CR के हम एजम्पशंस कर रहे हैं। तो ये हो गया उसका अर्निंग्स का एजम्पशन। लेकिन ये कैलकुलेशन जो हम जिस दिन कर रहे हैं, क्योंकि शेयर्स तो अभी हमें अभी बाय करने, अभी जो करंट प्राइस है जो 4,500 रुपये है, आई गेस, हाँ 4,500 के आसपास है, उस पर अगर मुझे शेयर्स आज बाय परचेस करने हैं, तो मुझे आज के टर्म में ये कैश फ्लो क्या वर्थ है वो देखना पड़ता है। तो बेसिकली एक एग्जांपल भी दे दूँ, तो कोई बंदा अगर आपको बोलता है, आपने किसी को पैसे दे दिए, मान लो कि 100 रुपये दे दिए, और वो बंदा अगर बोलता है कि भाई अभी तो मेरे पास आपको 100 रुपये देने के लिए नहीं है, क्या मैं आपको 1 साल बाद 100 रुपये दूँ? तो आपको एक झटक से पता चल जाता है कि यार 1 साल बाद तो मेरे 100 रुपये की वैल्यू 100 रुपये नहीं रहेगी, वो एक्चुअली कम होगी, क्योंकि आपको पता है कि मनी जो है ओवर द ईयर, जैसे ही ईयर पास आउट पासेस, तो उसका वैल्यू कम हो जाता है क्योंकि इन्फ्लेशन उसमें ऐड होता है। तो उसकी वजह से जो आज आज जिस अमाउंट का 100 रुपीज़ वर्थ है, अगर वो आप 1 साल के बाद दोगे और आज उसको कैलकुलेट करोगे, तो आज के हिसाब से आप मुझे 97 रुपीज़ ही दे रहे हो, अगर मैं 93 रुपीज़ ही दे रहे हो, अगर मैं उसको इन्फ्लेशन 7% को कैलकुलेट करता हूँ। तो मेरे लिए तो जो बंदा आपको अगर 100 रुपीज़ नेक्स्ट ईयर देगा, तो आपके लिए तो वो 7 रुपीज़ एज अ लॉस ही हो गया, क्योंकि आपने तो 100 रुपीज़ दिए थे। आपको वो बोल तो रहा है कि मैं 100 रुपीज़ दूंगा नेक्स्ट ईयर, लेकिन उसका वर्थ मैं अगर आज निकालने जाऊँ तो आज तो 93 रुपीज़ ही है नेक्स्ट ईयर के 100 रुपीज़। तो मैंने आज उसको 100 दिए और मैं 1 साल अगर 100 ले रहा हूँ, तो मेरे लिए तो वो ऑलरेडी इन्फ्लेशन उतना लॉस है। लेकिन मैं इस केस में क्या करता हूँ, मैंने डिस्काउंट रेट ऑलरेडी डिफाइन किया है। तो मैंने डिस्काउंट रेट क्या डिफाइन किया है कि मैं तो चाहता हूँ कि इस आईटीसी में जब मैं इन्वेस्ट करूँगा, तो मेरा डिस्काउंट रेट ही 10% का है, तो मुझे 10% का रिटर्न मिलना चाहिए। अगर ये अर्निंग्स का आपका फर्स्ट ईयर के बाद का कैश फ्लो का ये अमाउंट है और मेरा ये डिस्काउंट रेट है, तो आज अगर मैं उसको नेक्स्ट ईयर में, इसका कैश फ्लो हम बोल रहे हैं 18,612 रुपये है, उसका आज का वर्थ, अगर प्रेजेंट वैल्यू अगर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसका एक फॉर्मूला है टिपिकली वो। तो आपको बेटर समझने के लिए मैं एक्सेल में दिखा देता हूँ। मान लो, और ये बहुत सिंपल एग्जांपल एक्सेल में लिया है, कि अगर आपका फ्री कैश फ्लो जो है इसी कंपनी का, तो 10 ईयर वाला एग्जांपल है या 5 ईयर वाला भी है। अभी करंट उसका फ्री कैश फ्लो जो है कंपनी का 7% है। हमने बोल दिया कि इसका कैश फ्लो का ग्रोथ जो है कंपनी का, वो 6% से होगा। अगर 6% से उसका कैश फ्लो ग्रो होगा, तो नेक्स्ट ईयर उसका वैल्यू होगा 7.42, उसके बाद के ईयर में होगा 7.87, उसके बाद के ईयर में होगा 8.34, 8.84, एंड फिफ्थ ईयर के बाद 9.37। लेकिन अगर हम उसका डिस्काउंटेड कैश फ्लो में और उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, 1 प्लस डिस्काउंट रेट रेज टू n।
तो इसको जब भी हम मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट, मतलब 10%, यहाँ पे हमने डिस्काउंट रेट 12% लिया है, रेज टू नंबर ऑफ ईयर 1 बोल, पहले पहले साल के लिए तो 1 है, तो अब हमें डिस्काउंट फैक्टर मिलता है। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चलता है कि ये इसका डिस्काउंट रेट जो है इसका प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 6.63 है। तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, उसका मान लो कि आपको एक फ्री कैश फ्लो जो है कंपनी का वो 10% है, और डिस्काउंट रेट जो चाहते हो आप वो भी 10% चाहते हो, ठीक है, और आपका कंपनी का फ्री कैश फ्लो ग्रो कर रहा है मान लो 20% से ग्रो कर रहा है, और एक स्मॉल कैप कंपनी है मान लो जिसमें अभी करंट फ्री कैश फ्लो है 10 CR, और आप उसमें चाहते हो कि मैंने इस पर इन्वेस्ट किया तो मुझे 10% का कैगर मिल जाए जितना मैं रिस्क ले रहा हूँ, और फ्री कैश फ्लो का ग्रोथ जो कंपनी का मैं देखता हूँ तो आगे के फ्यूचर के हिसाब से 20% से अगर होता है तो इस साल उसका अगर कैश फ्लो फ्री कैश फ्लो 10 करोड़ है, तो हमें पता है अगर 20% से ग्रो होगा तो नेक्स्ट ईयर उसका 12 CR होगा, 12 CR पे फिर 20% लेंगे तो 14.40 CR होगा, तो ये 5th ईयर के बाद उसका कैश फ्लो होगा 24.88। लेकिन ये कैश फ्लो अभी आज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कैश फ्लो का फर्स्ट ईयर के कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू क्या है। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें जैसे पता है कि अगर नेक्स्ट ईयर, मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि नेक्स्ट ईयर कोई मुझे अगर 100 रुपये दे रहा है, तो उसको मुझे आज के टर्म में देखना है, तो मैं इन्फ्लेशन से भी अगर उसको इन्फ्लेशन के हिसाब से भी कैलकुलेट करूँ तो मेरे लिए 93 रुपीज़ थे लास्ट एग्जाम्पल में। तो मैं तो इस एसेट क्लास से इन्फ्लेशन में तो हम 7% कैलकुलेट करते थे, इसमें तो हम 10% लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अगर उसी से अभी 100 रुपये लिए, मैंने इस कंपनी में डाल दिया और मैं चाहता हूँ इसमें से 10% का डिस्काउंट होगा, तो नेक्स्ट ईयर मुझे 110 रुपये मिलेंगे, जहाँ पे आप तो मुझे नेक्स्ट ईयर 100 का 100 रुपये ही दे रहे थे, तो उस पर मुझे मैं लूज आउट कर रहा हूँ 10% रुपीज़ ऑन एडिशनल उस पर जो अर्निंग्स है। तो फिर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, जो उसका नेक्स्ट ईयर का फ्री कैश फ्लो है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है डिस्काउंट फैक्टर से। डिस्काउंट फैक्टर बनता है 1 प्लस डिस्काउंट रेट रेज टू नंबर ऑफ ईयर। तो डिस्काउंट रेट हमारा है 10%, 1 प्लस 10% रेज टू, फर्स्ट केस में तो होगा 1, तो 1 प्लस डिस्काउंट रेट। एग्जाम्पल हम ले रहे थे, तो उस एग्जाम्पल में हमें पता है कि उसका फ्री कैश फ्लो 12 CR का है, 12 CR इज़ अ फ्री कैश फ्लो। तो हम क्या करेंगे, उसको हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड बाय वो डिस्काउंट फैक्टर। तो डिस्काउंट फैक्टर सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो पहले साल तो 1% ही है, तो 1.1 उसका डिस्काउंट फैक्टर आ गया। तो जैसे यहाँ पे बोलोगे 1.10 इज़ अ डिस्काउंट फैक्टर, तो हमारा 12% जो 12 CR था उसको अगर 1.1 से हम डिवाइड करते हैं तो उसका प्रेजेंट वर्थ जो है वो 10.91 CR, उस वैल्यू का जो नेक्स्ट ईयर के 12 CR है, वो आज अगर मैं देखूंगा तो आज उसका वर्थ मेरे लिए, क्योंकि मेरा डिस्काउंट रेट 10% है, वो 10.91 CR है, ठीक है। तो हम ऐसे ही अपने सेकेंड ईयर का जो था उसका डिस्काउंट फैक्टर इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, 1 प्लस डिस्काउंट रेट रेज टू नंबर ऑफ ईयर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर आ जाएगा, सेकेंड ईयर है ये, तो हमारा 1 प्लस डिस्काउंट रेट रेज टू ईयर। तो हम इसी फॉर्मूला से अगर फिर से जाते तो सेकेंड ईयर का हमारा ये 2 हो जाएगा और डिस्काउंट रेट 10% हो जाएगा, तो हमारा ये डिस्काउंट फैक्टर मिल जाएगा। तो 1.21 हमारा डिस्काउंट फैक्टर है, और उससे हम फिर अपना जो फ्री कैश फ्लो है उसको डिवाइड करेंगे, 14.40 डिवाइड बाय 1.21, तो हमें जो फ्री कैश फ्लो मिलता है डिस्काउंट करके, तो हम सारी चीज़ों को, सारे 5 साल तक के जो कैश फ्लो है उसको डिस्काउंट करके आज उसका क्या वर्थ है, क्योंकि मैं तो शेयर आज परचेस करने वाला हूँ, तो मुझे ये देखना है कि इस कंपनी का जो भी फ्यूचर अर्निंग्स है उसको मैं अगर डिस्काउंट करके आज उसका क्या वैल्यू बनता है वो निकाल पाऊँ, तो जो मैं प्राइस उसको पे करने जा रहा हूँ क्या वो सच में वो प्राइस इस कंपनी को पे करने के लिए कंपनी का जो पूरा फ्यूचर एस्टिमेट्स है तो वो जस्टिफाइड है क्या नहीं, वो देखने के लिए हम उसको डिस्काउंट करते हैं। तो ये मेथड जो है इसको डिस्काउंटिंग बोलते हैं, कि 12% 12 CR को मैंने डिस्काउंट किया 10% से, तो मुझे पता चला उसका आज का वैल्यू तो 10.91 है। तो वैसे ही ये टेबल अगर आप देखोगे आईटीसी का, तो वैसे डिज़ाइन किया है, उसका फर्स्ट ईयर का अर्निंग, सेकेंड ईयर का अर्निंग, ऐसे 10 ईयर तक के अर्निंग निकाले, और उसका प्रेजेंट वैल्यू हमने उसको ये फॉर्मूला
वन प्लस डिस्काउंट रेट रेज टू नंबर ऑफ ईयर, उससे हम उसको अगर डिवाइड करते हैं इस नंबर को, तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू मिलती है। ऐसे करके हमें क्या हो जाएगा, 1 से लेके 10 ईयर तक का प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है DCF कैलकुलेशन में, तो वो होता है हमें टर्मिनल ईयर कैश फ्लो पहले तो पता चलना है। तो टर्मिनल ईयर क्या है, हम जब 5 साल का ही एस्टिमेट निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट तो हमारे लिए 6th ईयर जो है वो टर्मिनल ईयर हो गया। तो 6th ईयर के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो सेम फॉर्मूला है, हमें फ्री कैश फ्लो पहले तो निकालना है। तो 6th ईयर का कैश फ्लो निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, हमारा टिपिकली फॉर्मूला क्या था कि उसका ग्रोथ रेट जो था वो हमें पता था कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि पहले 5 साल तक उसका फ्री कैश फ्लो 20% से ग्रो होगा। 6 साल के बाद तो हम उसका टर्मिनल रेट 2% ही कैलकुलेट किया है। तो इस अमाउंट पे हम क्या करेंगे, ये उसका 5th ईयर का लास्ट ईयर के जो भी उसके कैश फ्लो है उस पर हम 2% का ही उसको बोल रहे हैं कि वो वहाँ से ग्रो हो जाएगा 2% से। तो इसको कैलकुलेशन का फॉर्मूला जो है, तो वो क्या करता है, आपका 5th ईयर का कैश फ्लो लेता है और उसको 1+C6, तो C6 है आपका ये टर्मिनल ग्रोथ रेट। तो टर्मिनल ग्रोथ रेट के हिसाब से ग्रो होगा, ना कि अभी जो हम 15% से ग्रो कर रहे थे यहाँ तक, वो 10 साल तक तो ठीक है, हमने एस्टिमेट किया कि वो 15% से ग्रो करेगा। लेकिन 11th ईयर में जो टर्मिनल ईयर है, उसके बाद के सारे ईयर को हम टर्मिनल ईयर का फिर कम्बिनेशन वैल्यू लेंगे, लेकिन 11th ईयर का हमें निकालना जरूरी होता है। तो 11th ईयर में हम क्या बोलेंगे, उसका जो उसका अर्निंग्स जो है वो 11th ईयर पे क्या होगा, तो वो होगा 66,783 CR। तो ये हो गया उसका टर्मिनल ईयर का कैश फ्लो। तो मैं अगर यहाँ पे डाल देता 11, तो ये हो जाता उसका 66,783 बाय ग्रोथ रेट हमने कितना लिया 11th ईयर के लिए 2% का, क्योंकि टर्मिनल ग्रोथ रेट 2% का है। उसका भी हमें प्रेजेंट वैल्यू निकाला, और एक चीज़ निकालनी थी, उसका प्रेजेंट वैल्यू 1 से 5 साल तक, जो पहले 5 ईयर है उसका हमें क्यूमुलेटिव यानी टोटल जो है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 to 5 ईयर, वो हमें पता चल गया 65.41 CR। तो ये यहाँ पे आ जाता है। अभी हमें एक चीज़ निकालनी है कि टर्मिनल वैल्यू अभी कम कैसे कैलकुलेट होता है। टर्मिनल वैल्यू का क्या मतलब है कि कंपनी का 5 साल तक तो हमने कैश फ्लो और उसके प्रिडिक्शन कर लिए, 6 साल का भी हमने टर्मिनल ईयर करके उसका कैश फ्लो निकाल लिया। अभी मुझे पता है कि कंपनी 6 साल के बाद भी कैश फ्लो जनरेट कर पाएगी, लेकिन हम बोल रहे हैं कि 2% के टर्मिनल रेट से वो कैश फ्लो जनरेट करेगी। लेकिन ये तब तक रहेगा जब तक कंपनी अलाइव रहेगी, जिंदा रहेगी। तो ये जो टर्मिनल वैल्यू है ना, वो बहुत मैटर करता है कि टर्मिनल वैल्यू कंपनी का, जब तक आपको लगता है कि कंपनी काफ़ी दिनों तक सर्वाइव कर पाएगी, उतना आपका टर्मिनल वैल्यू जो है वो इस फॉर्मूला के हिसाब से आ जाता है। मान लो आपको अगर लगता है कि वो कंपनी का जिस सेक्टर में काम कर रही है वो सेक्टर काफ़ी सालों तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो टर्मिनल वैल्यू जो है वो कम हो जाता है अपने आप। वो जो नंबर ऑफ ईयर्स उसके बाद होता है, फिर टर्मिनल वैल्यू जैसे ही कम होता है तो आपका कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू भी कम हो जाता है। तो मैं आपको पहले तो बताऊंगा कि टर्मिनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो। तो यहाँ पे भी आप ऊपर से भी देखोगे, टर्मिनल वैल्यू का फॉर्मूला है D17 मतलब उसका जो 6th ईयर का, क्योंकि 5 साल का कर रहे हैं, 6th ईयर जो होता है टर्मिनल ईयर, वो टर्मिनल ईयर का जो कैश फ्लो है, तो हमें पता चल गया कि 25.38 CR उसका टर्मिनल ईयर का कैश फ्लो है। उसके बाद के जब तक कंपनी सर्वाइव करेगी, तब तक के लिए कंपनी का कैश फ्लो क्या जनरेट होगा, तो हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि हमारी कंपनी के लिए 25.38 उसका 6th ईयर का कैश फ्लो है। C5 मतलब हम बोल रहे थे कि मेरा डिस्काउंट रेट 10% है, और फिर 2% जो है, अब यहाँ पे देखोगे C5 आपका डिस्काउंट रेट 10% है, और उसका टर्मिनल ग्रोथ रेट जो है कंपनी का वो 2% है। उसको अगर माइनस करते हैं हम, यहाँ पे भी अगर 8% भी डालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 10 - 2 = 8, तो हम ये करते हैं तो हमें जो अमाउंट मिल जाता है, तो हम एजम्पशन करते हैं कि ये हो गया उसका परपेचुइटी तक का फ्री कैश फ्लो, उसका एडिशन। तो यहाँ से जितने साल तक कंपनी सर्वाइव करेगी 5 ईयर के बाद, तो उसका जो फ्री कैश फ्लो होगा क्यूमुलेटिव, उसको हम निकाल रहे हैं। तो मान लो कि वो फ्री कैश फ्लो हो गया उसका क्यूमुलेटिव, ये हो गया उसका अमाउंट। अभी हमें क्या करना है, इसको डिस्काउंट भी तो करना है। जैसे हमने ये बाकी कैश फ्लो को डिस्काउंट करके ये अमाउंट निकाला, वैसे ही हम क्या करेंगे, अभी उसको डिस्काउंट करके उसका ये अमाउंट को डिस्काउंट करके, क्योंकि ये भी तो हमारे कंपनी ने नेक्स्ट जब तक सर्वाइव करेगी, हम सोच रहे हैं जैसे पहले 5 साल तक के लिए, तो वो 1 से लेके 5 साल तक जब सर्वाइव करेगी तो टोटल उसका प्रेजेंट वैल्यू इतना होगा।
लेकिन हमें इस अमाउंट में तो फ्री कैश फ्लो तो मिल गया टोटल, उसके बाद का उसका भी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। तो उसको हम जो हमारा टिपिकल जो जनरल फॉर्मूला है डिस्काउंट रेट, पहले तो हम डिस्काउंट फैक्टर निकालते, तो डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला है 1 प्लस डिस्काउंट रेट रेज टू ईयर। तो हम ये ले लेंगे और इसके इसमें डिस्काउंट रेट हम क्या बोल रहे हैं, हमें चाहिए डिस्काउंट रेट 10%, और फिर ईयर जो चाहिए वो हमारे लिए क्या हो गया अभी 5th ईयर ऑनवर्ड्स की हम बात कर रहे हैं। तो डिस्काउंट फैक्टर जो है तो वो मिल जाएगा यहाँ पे हमारे लिए, ये वाला डिस्काउंट फैक्टर जैसे ये वाला। तो मान लो कि ये आपके टर्मिनल ईयर्स जो है उसका फ्री कैश फ्लो है, उसके बाद आपका डिस्काउंट रेट जो है ये हो गया, और फिर हमें क्या करना है, इसको डिस्काउंट रेट से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट हमने अगर किया तो हमें जो भी वैल्यू मिलता है वो 196 सी आर के 196.99 सी आर जो है वो उसका हो गया टर्मिनल वैल्यू। तो हम क्या बोल रहे हैं कि कंपनी पहले 5 साल तक हमें प्रेजेंट वैल्यू में जो कैश फ्लो देगी वो होगा 65.41 सी आर, और उसके बाद जब तक कंपनी सर्वाइव करेगी कितने भी साल तक, तब उसका जो भी अमाउंट निकलेगा टर्मिनल वैल्यू जो होगा उस कंपनी का वो 196.99 तो 197 के आसपास। तो इसको हम जब एडिशन करते हैं दोनों का, तब जाके उस कंपनी का हमें टोटल प्रेजेंट वैल्यू मिल जाता है। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू हो गया उस कंपनी का 262.40 सी आर। तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ टोटल प्रेजेंट वैल्यू को डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू इज एज गुड एज उस कंपनी का जैसे जैसे बोलते हैं ना कि हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय टोटल शेयर्स से हम डिवाइड करेंगे, आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने, तो आउटस्टैंडिंग शेयर्स उस कंपनी के मान लो इतने हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा उस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है एक शेयर का, तो हमें वो मिल जाएगा। तो हमें पता चलेगा कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू जो मिल रहा है वो 420.81 रुपीज़ है। तो हम जो वैल्यू इसको पे कर रहे हैं, तो मार्केट प्राइस तो हम अभी उस कंपनी के लिए 1044 मार्केट वैल्यू पे कर रहे हैं, लेकिन उसका इंट्रिंसिक वैल्यू सब कैलकुलेट करने के बाद भी आता है 420.81। तो हमें पता चलता है कि हम ज़्यादा उसको पे करने जा रहे हैं उसका ग्रोथ का पूरा प्रोजेक्शन लेके भी। तो इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग मेथड। तो इसके एक दो एग्जांपल भी लेते हैं ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए। तो हम जैसे आईटीसी का एग्जांपल ले रहे थे, आईटीसी में जैसे मैं जाता हूँ स्मार्ट एनालाइजर को शुरुआत करता हूँ, तो हम रिवर्स डीसीएफ में जाएंगे, हमें पता है इसका अर्निंग्स ये है, डिस्काउंट रेट सेफर साइड के लिए हम बोल रहे हैं कि 10% से मेरा अर्निंग्स और जितना रिस्क मैं ले रहा हूँ आईटीसी में इन्वेस्ट करने के लिए 10% तो मुझे डिस्काउंट रेट चाहिए ही। टर्मिनल ग्रोथ रेट आप 2% या 3% से भी ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये कंपनी का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट और इसका अर्निंग जैसा हिस्टोरिकल भी है और आगे भी ये कंपनीज वैसे ही ग्रो करती रहेगी, तो उसका टर्मिनल ग्रोथ रेट आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो नंबर ऑफ ईयर आप मान लो 3 साल, ओ सॉरी ये रिवर्स डीसीएफ में डाल दिया मैंने, तो डीसीएफ हम देख रहे थे। तो अर्निंग्स ग्रोथ रेट जो है हम एज्यूम करेंगे कि उसका इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो हम अगर हिस्टोरिकल स्टेटमेंट में भी जाते हैं तो ऑलवेज वो 10% के अबाउ तो ये कैश फ्लो कंपनी कंपाउंड कर पा रही है ईयर ऑन ईयर। तो हम एजम्पशन लेते हैं कि इसका एवरेज भी हमने बोल दिया, तो 13-14% से तो कंपनी कैसे भी जाके इसका अर्निंग्स ग्रोथ रेट कर ही सकती है। फिर उसका टर्मिनल ग्रोथ रेट बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैंने दिया है कि 2% का ही टर्मिनल ग्रोथ रेट, सेफर साइड उसमें भी आप 2-3 केसेस निकाल सकते हैं। मैं सेफर साइड 2% का टर्मिनल ग्रोथ रेट और 10, या हम तो अभी के लिए सेफर में 5 साल का ही पहले तो अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसको मैंने जैसे कैलकुलेट पे हिट किया तो ये आपके सामने जैसे मैंने टेबल एक्सप्लेन किया था, ये आपको दे देगा टोटल अर्निंग्स। तो पहले साल के बाद का उसका फ्री कैश फ्लो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर के बाद तक, क्योंकि हमने ग्रोथ रेट एजम्पशन किया था 14%, तो 40% से ग्रोथ रेट से 14% के ग्रोथ रेट से उसके फ्री कैश फ्लोज की ये वैल्यू हो गई। और अभी उसकी हर ईयर की जो वैल्यू है उसको हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में उसको कोई बोल रहा है कि 18,450 रुपये कंपनी फ्री कैश फ्लो देगी, लेकिन आज उस वैल्यू को मैं आज के दिन कैलकुलेट करने जा रहा हूँ या शेयर परचेस करने जा रहा हूँ, तो मुझे आज के टर्म में उसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूँ। तो आपको ऑलरेडी मैंने जैसे समझाया कि आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिस्काउंट फैक्टर निकालना पड़ता है। तो डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न जो आप चाहते हो डिस्काउंट रेट रेज टू नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये आप जैसे करोगे तो आपको हर ईयर का प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। तो हमें उसके बाद क्या करना है, हमें टिपिकली पता है कि 6th ईयर जो है उसको हम टर्मिनल ईयर बोलेंगे। तो टर्मिनल ईयर का कैश फ्लो निकालेंगे हम। तो टर्मिनल ईयर का कैश फ्लो निकालते वक्त हम क्या करते हैं,
ग्रोथ रेट 14% का एजम्पशन नहीं करते, टर्मिनल ग्रोथ रेट का एजम्पशन करते। तो टर्मिनल ग्रोथ रेट के एजम्पशन से जो 13,162 करोड़ है फिफ्थ ईयर के बाद, तो सिक्स ईयर में उसका वैल्यू 2% से ग्रोथ के बाद 31,784 CR हो जाएगा। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करनी होती है कि टोटल प्रेजेंट वैल्यू, तो हम पहले से लेके 5 साल के लिए प्रेजेंट वैल्यू का समेशन निकालते हैं। तो पहले 5 साल के लिए जो उसका एडिशन होगा तो वो आ जाएगा आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पे एक्सटेंशन में शायद ये लेबल गलत रह गया, तो 1 to 10 ईयर रहा है, वो डायनामिकली होना चाहिए कि पहले जितना ये नंबर ऑफ ईयर्स है उतना का जो प्रेजेंट वैल्यू है, तो ये सारे इसका कैलकुलेशन आप करोगे तो वो होगा आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 to 5 ईयर। तो ये होता है आपका प्रेजेंट वैल्यू उस कंपनी का। तो हम क्या बोल रहे हैं कि कंपनी 5 साल में जो कैश फ्लो, टोटल कैश फ्लो जनरेट करेगी, उसको भी मैं अगर डिस्काउंट करके आज के टर्म में लेके आऊँ तो उसका वैल्यू बनता है 90,188 CR। तो अभी हमें क्या निकालना है, टर्मिनल वैल्यू। तो टर्मिनल वैल्यू का फॉर्मूला जैसे हमने बताया था कि हम क्या करते हैं, टर्मिनल ईयर को सबसे पहले लेते हैं। टर्मिनल ईयर मैंने ले लिया, टर्मिनल ईयर का कैश फ्लो ले लिया, फिर हम उसको क्या करते हैं, टर्मिनल ईयर के कैश फ्लो को डिवाइड करते हैं। फिर से एक बार मैं फॉर्मूला देखता हूँ, टर्मिनल ईयर के कैश फ्लो को डिवाइड करते हैं आपका डिस्काउंट रेट माइनस टर्मिनल ग्रोथ रेट। तो डिस्काउंट रेट क्या है आपका 10 माइनस टर्मिनल ग्रोथ रेट है 2, तो 8% से हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर जो आएगा, तो उसके टर्मिनल, उसके बाद कंपनी जब तक सर्वाइव करेगी वो सारे ईयर में उसका जो फ्री कैश फ्लो का एडिशन है, यहाँ के अर्निंग्स का एडिशन है, वो मुझे मिल जाता है 3,97,300 CR। तो ये जो अमाउंट है वो हमारा क्यूमुलेटिव अर्निंग्स है आफ्टर टर्मिनल इस ईयर जो है सिक्स्थ ईयर से लेके आगे के ईयर के लिए क्यूमुलेटिव उसका फ्री कैश फ्लो हो गया। लेकिन अभी वो क्यूमुलेटिव फ्री कैश फ्लो का हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो हम उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है उसके हिसाब से क्या करते हैं, उसको डिस्काउंट फैक्टर जो है हमारा, तो डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकलेगा, डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला है 1 प्लस डिस्काउंट रेट 10% रेज टू कौन से साल के बाद हम उसको टर्मिनल ईयर बोल रहे हैं, तो फिफ्थ ईयर, तो इसको रेज टू 5 करते हैं। तो हमारे लिए 1.61 हो गया उसका डिस्काउंट रेट। तो हम क्या करते हैं, अभी जो आपका जो अमाउंट निकला था उसको डिस्काउंट रेट से डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे भी करते थे कि जो भी आपका अमाउंट आता था फ्री कैश फ्लो का, उसको हम डिस्काउंट रेट से डिवाइड करेंगे, तब जाके हमें प्रेजेंट वैल्यू मिलती थी। तो यहाँ पे भी वैसा ही करेंगे। तो हमें जाके जो मिलता है वैल्यू, वो मिलता है 2,46,692 CR। तो वो हो गया 2,46,694 CR। तो हम जब अभी हमें मिल गया टर्मिनल वैल्यू भी मिल गया कि ये 5 ईयर के बाद के जितने भी साल है जब कंपनी टर्मिनल ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी, तब उसके क्यूमुलेटिव कैश फ्लो क्या होंगे, जो उसका प्रेजेंट वैल्यू होगा वो होगा इतना। और पहले 5 साल के जो है जिसका हमें क्लियरिटी है कि 40% से ग्रो करेगा, उसका जो क्यूमुलेटिव वैल्यू है वो हो गया आपका ये। तो इन दोनों को जब हम एडिशन करते, वो उस कंपनी का टोटल प्रेजेंट वैल्यू होता है। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू जो कंपनी का होता है, जैसे यहाँ पे हमने निकाला, तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू जो है ये ऐसे आता था। फिर हमें उसको नंबर ऑफ शेयर्स से जब डिवाइड करते तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाता है। तो कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू जो बनता है आईटीसी के केस में, ये जो हमारे एजम्पशंस है उसके हिसाब से वो बनता है 270 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो 75% -75% की मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, क्योंकि जो आप एजम्पशंस कर रहे हैं। तो अभी अभी मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाऊंगा कि जैसे आपके एजम्पशंस चेंज होते हैं ना, वैसे कैसे ये अमाउंट्स चेंज होगा। तो आपको डिस्काउंट रेट 10% का है, लेकिन आप मान लो कि आप अज्यूम कर रहे हो कि उसको 15% से कैश फ्लो ग्रो कर पाएगा, तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ गया, क्योंकि आपको पता है कि इसका अर्निंग्स बढ़ रहा है। अर्निंग्स 1 to 5 ईयर तक अगर 15% से ग्रो कर पाएगा तब जाके वो, तो यहाँ से आप ये भी एज्यूम करेगा कि कर सकते हो कि कंपनी का फ्री कैश फ्लो अगर 25 CR के ग्रोथ रेट से ग्रो करेगा, फिर भी उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकलता है वहाँ और आज जो आप वैल्यू पे कर रहे हो वो ज़्यादा ही है। तो कंपनी का अगर हिस्टोरिकली भी देखते हैं फ्री कैश फ्लो, तो कभी कंपनी ने 20% या 15% से ज़्यादा तो कभी कैश फ्लो कंपाउंड नहीं हुआ है कंपनी के केस में।
तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि डेफिनेटली जो प्राइस हम पे कर रहे हैं कंपनी के, जो ग्रोथ रेट हम बोल रहे हैं 15% से पर साइड भी लिया तो भी हम 5 साल के फ्री कैश फ्लो के हिसाब से तो वो ओवर वैल्यूड है। लेकिन अभी सेम चीज़ के लिए मैं ड्यूरेशन अगर बढ़ा देता हूँ कि 10 ईयर का निकालना है, क्योंकि मैं जब इन्वेस्ट कर रहा हूँ 10% का डिस्काउंट रेट चाहता हूँ और मुझे लगता है कि मैं 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रहूँगा इस कंपनी में, तब जाके आप 10 साल के ड्यूरेशन में सेम चीज़ का देखोगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो बनता है वो 425 रुपीज़ बनता है। फिर भी आपके लिए 10% से आप ओवर वैल्यूएशन ही पे कर रहे हो सारे कैलकुलेशन के बाद डिस्काउंटेड कैश फ्लो के। तो ये एक हो गया आईटीसी का एग्जांपल। और एक दो कंपनी का हम ट्राई करेंगे जिसके स्टेबल कैश फ्लोज है, जैसे यहाँ पे सारे गम का हम कर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखोगे तो कुछ कंपनी के कैश फ्लो कैलकुलेट करते वक्त प्रॉब्लम क्या आता है कि उसके लास्ट ईयर का कैश फ्लो बाय डिफ़ॉल्ट आपको फ्री कैश फ्लो देता है, तो वहाँ पे तो इसका माइनस है। लेकिन दूसरा वे क्या है कि लास्ट 3 ईयर के कैश फ्लो आप ले लो फ्री कैश फ्लो और उसको डिवाइड बाय 3 कर लो, अगर पॉजिटिव नंबर मिलता है तो आप ये भी ले सकते हो वहाँ पे। तो ये जो नंबर आता है उसको मैं डिवाइड बाय 3 कर दिया तो उसका ऑलमोस्ट 60। तो ये फ्री कैश फ्लो कंपनी टिपिकली ईयर ऑन ईयर 60 CR उसका फ्री कैश फ्लो अर्निंग्स है। और हम क्या बोलते हैं कि कंपनी में हम जब इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हम उसको डिस्काउंट रेट, जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैं पहले सेफर साइड के लिए 10% का डिस्काउंट रेट रखूँगा। अर्निंग ग्रोथ रेट की यहाँ पे जाएंगे। कैश फ्लो का ग्रोथ रेट टिपिकली जो सारेगामा के केस में फ्री कैश फ्लो का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। वहाँ के लिए तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्योंकि कंपनी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, कैपेक्स में कंपनी खर्च कर रही है, इसलिए फ्री कैश फ्लो नहीं जनरेट कर पा रही है। लेकिन डीसीएफ मेथड टिपिकली फ्री कैश फ्लो पे काम करता है। तो यहाँ पे आप आपके हिसाब से मान लो कि मैं हिस्टोरिकल बाय डिफ़ॉल्ट पुट किया है, लेकिन आपको टिपिकली देखना है कि मान लो इससे पहले तो कैपेक्स किया है, लेकिन आगे जाके अगर उसका फ्री कैश फ्लो जनरेट होने वाला है इस रेट से, तो आपको लगता है सेपर साइड उसका अर्निंग्स ग्रोथ रेट 10% से भी होगा। टर्मिनल वैल्यू 2 रख लिया और 10 साल के लिए हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो भी प्राइस निकलती है ना वो 72 रुपीज़ निकलती है, क्योंकि हम उसका जो करंट अर्निंग्स है वो कम है, उसके हिसाब से इसका ये निकलता है। तो हम अगर उसको और स्ट्रॉन्ग करते गए, उसका डिस्काउंट रेट मान लो मैंने 15 किया, तो वो तो और वैल्यू आपकी डिटोरिएट हो जाएगी। तो आइदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को का ग्रोथ जो है कंपनी का आपके डिस्काउंट को मैच करने के लिए कंपनी का फ्री कैश फ्लो का ग्रो उस परसेंट से होना चाहिए, या फिर आपका डिस्काउंट रेट उस हिसाब से आप जो एक्सपेक्टेड रिटर्न करते हो वो उस हिसाब से मैनेज करना होगा, तब जाके वो वैल्यूएशंस आपके लिए जस्टिफाई हो सकते हैं। तो एक डीसीएफ इस तरीके से काम करता है। अभी और एक दो कंपनीज हम ले सकते हैं कि जिसमें कैश फ्लोज, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है ग्राउर एंड वेल इंडिया। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ही लिया है कि मैं इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन इसका कैश फ्लो मुझे थोड़े अच्छे लगे थे जब मैं एक बार ट्राई कर रहा था। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे ही इसको हम स्मार्ट एनालाइजर को रन करते और डीसीएफ में जाते, तो डीसीएफ में इस कंपनी के कैश फ्लो में जाओगे तो उसके फ्री कैश फ्लो काफ़ी इंप्रेसिव है। जो कंपनी का जो मार्केट कैप ही है वो भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, फिर भी जब उसके कैश फ्लो में जाते और कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखते हो कि वो अच्छा खासा कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर पा रही है। लास्ट ईयर में उसने 100 CR का कैश फ्लो जनरेट किया। तो इस कंपनी को हम जब इवेलुएट करेंगे, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें आप रिस्क लेके इन्वेस्ट करना चाहते हो कि मैं ज़्यादा रिस्क है इसमें, तो मेरा डिस्काउंट रेट भी ज़्यादा होना चाहिए, तो आप 15% या 20%, तो उसमें भी बुल बियर एंड बेस सिनेरियो आप ले सकते हो कि तो मैं पहले तो डिस्काउंट रेट 15% करता हूँ। इसका अर्निंग्स का ग्रोथ रेट जो है, तो कैश फ्लो का ग्रोथ रेट उस कंपनी का 5 ईयर तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ साल में वो फ्री कैश फ्लो का फ्लक्चुएशन है। तो यहाँ पे आप आपके अजम्पशन से, आपके स्टडी के हिसाब से ये अमाउंट चेंज कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि कंपनी मान लो उसका फ्री कैश फ्लो भी 15% से अगर ग्रो कर पाई, यहाँ से टर्मिनल 2% है और नंबर ऑफ ईयर 10 है, तो जैसे मैं कैलकुलेट करूँगा तो जो एजम्पशन है उसके हिसाब से कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू जो निकलता है वो 78 रुपीज़ निकलता है। तो क्योंकि अभी मार्केट एक हाई पॉइंट पे है, तो बहुत सारी कंपनीज डीसीएफ के हिसाब से तो ओवर वैल्यूड और मार्जिन ऑफ सेफ्टी
बहुत बार आपको निगेटिव भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी ऑलरेडी उसका प्राइस जो है और उसके बाद आप उस पर ये डिस्काउंट रेट एक्सपेक्ट कर रहे हो विदाउट उतने कैश फ्लो भी नहीं है कंपनीज के। तो बहुत कम कंपनीज मुझे लगता है इंट्रिंसिक वैल्यू उसका पॉजिटिव और मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी इस पॉइंट पे जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। लेकिन आपके लिए एक एक सिनेरियो है कि आप इससे एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे 10% डिस्काउंट रेट कर दिया और ग्रोथ रेट अगर 15% का कंपनी का अर्निंग्स का होता है, तो ये कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके लिए 8% का हो गया, क्योंकि इसका इंट्रेंसिक वैल्यू निकलता है 142 CR। तो ये एक बेसिक तरीका है जहाँ पे हमने आपको पूरा समझा दिया कि ये टेबल कैसे काम करता है, अर्निंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, अप टू 10 ईयर जो आप नंबर ऑफ ईयर सेलेक्ट करते हो उसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलता है। फिर टर्मिनल ईयर के बाद ये टर्मिनल ग्रोथ रेट, क्योंकि ये पहले 10 ईयर तक हमें पता है कि ये कंपनी का अर्निंग्स ऐसे ग्रो होगा ये परसेंट से, लेकिन उसके बाद का जो है 11 ईयर के बाद का उसका अर्निंग्स का ग्रोथ रेट हम एज्यूम कर रहे हैं कि 2% से ही ग्रो होगा। तो उसके हिसाब से हम एक उसके टर्मिनल ईयर का पहले तो कैश फ्लो निकालते। टर्मिनल ईयर के बाद हमें पता है कि कंपनी तो टर्मिनल ईयर में या 11th ईयर में ही बंद नहीं पड़ेगी, वहाँ के आगे भी कंपनी सर्वाइव करेगी विथ 2% टर्मिनल ग्रोथ रेट। तो हम क्या करते हैं, उसका टर्मिनल वैल्यू निकालते हैं कंपनी का। टर्मिनल वैल्यू निकाल के उसमें फिर प्रेजेंट वैल्यू और टर्मिनल वैल्यू को ये करके हमें जो वैल्यू मिलता है वो होता है टोटल प्रेजेंट वैल्यू, और टोटल प्रेजेंट वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर से अगर डिवाइड करेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाता है। तो मैं आपको ये शीट भी शेयर करूंगा ताकि आप खुद ट्राई करके देखोगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेंज करना है और उस कंपनी का मार्केट कैप प्राइस, ये जो है वो वेरिएबल्स है, या इसको जैसे चेंज करोगे आपके जो इस्टीमेट्स है वो उस हिसाब से चेंज होते हैं। तो ये हो गया डीसीएफ के बारे में। अभी अभी हम बात करेंगे रिवर्स डीसीएफ की। तो रिवर्स डीसीएफ तो एग्जैक्टली अपोजिट है डीसीएफ से। अपोजिट इन द सेंस क्योंकि नाम ही सजेस्ट करता है रिवर्स डीसीएफ। तो डीसीएफ में क्या करते हो आप, पहले तो उसका करंट फ्री कैश फ्लो लेते हो। करंट फ्री कैश फ्लो के हिसाब से आप उसको एस्टिमेट करते हो कि उसके फ्यूचर अर्निंग्स जो है वो क्या होने वाले हैं, और उसको डिस्काउंट बैक करके आज के उसके जो आज उसका क्या वैल्यू निकलता है वो निकालते हो जो आप पे करने जा रहे हो आज के हिसाब से। यहाँ पे आपको उल्टा करना है कि आप यहाँ पे आप क्या करते हो कि आपको कंपनी के अर्निंग्स जो है करंट अर्निंग्स वो लेनी है। डिस्काउंट रेट, टर्मिनल ग्रोथ सब सेम है, लेकिन कंपनी तो डीसीएफ कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा फैक्टर्स है उससे उसके। लेकिन आप रिवर्स डीसीएफ में जाओगे, रिवर्स डीसीएफ में क्या है कि आपको अर्निंग्स ऑलरेडी पता है, करंट अर्निंग्स, डिस्काउंट रेट भी पता है, क्योंकि आप खुद इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको पता है कि क्या सोच के मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मुझे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चाहिए इस कंपनी में। टर्मिनल ग्रोथ रेट जैसे स्टैंडर्ड 2-3% या 4% आप रख सकते हो टर्मिनल ग्रोथ रेट की कंपनी। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, कंपनी स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, कितनी स्टेबल है, उसके फ्री कैश फ्लो कैसे है, वो सेक्टर क्या सर्वाइव कर पाएगा कहीं नहीं, उससे टर्मिनल ग्रोथ रेट उसका डिफाइन होता है। फिर नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट का या फिर ये रिवर्स डीसीएफ कितने साल का निकाल रहे हो। और फिर ये जो एडिशनल मल्टी चीज़ है वो आपको ये चीज़ बताने में मदद करता है कि जो करंट वैल्यूएशन हम पे कर रहे हैं, फिर कंपनी को वो वैल्यूएशन जस्टिफाई करने के लिए उसके कैश फ्लो को किस परसेंट से ग्रो करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि सबसे पहले आप अगर डिफ़ॉल्ट पे जाओगे तो डिफ़ॉल्ट चीज़ों के लिए भी कंपनी को, अगर आप ये एज्यूम कर रहे हो कि कंपनी 10 साल के बाद भी स्टॉक को 22 का मल्टीपल देगी और आपका ग्रोथ ऑफ रिटर्न जो है, डिस्काउंट रेट जो है वो 10% अगर आप चाह रहे हो डिस्काउंट रेट, तो फिर भी तो कंपनी जो कंपनी का इम्प्लाइड अर्निंग ग्रोथ रेट जो है, तो कंपनी का ग्रोथ रेट हम जब जो डीसीएफ में खुद डालते तो यहाँ पे वो रिवर्स करके आपके लिए वो ग्रोथ रेट लेके आता है कि कंपनी को फिर अपनी अर्निंग्स को 9.10% से अगर कंपनी अर्निंग्स ग्रो कर पाएगी 10 साल तक, तब जाके ये जो 22 का मल्टीपल 10 साल में हम 10 साल के बाद वो एज्यूम कर रहे हैं वो फेयर है। तो मान लो इसी कंपनी में हम ये पकड़ते हैं कि 10 साल के बाद मार्केट उसको ये मल्टीपल नहीं देगा, उसका मल्टीपल 10 हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे देखोगे ये पूरा उसका एजम्पशंस जो है वो चेंज हो गए। फिर तो कंपनी को 10 साल के बाद उसके मल्टीपल 10 दे रहा है मार्केट, तो इसका मतलब मार्केट ने उसको इतना वैल्यू नहीं दिया जो आज दे रहा है 22 का मल्टीपल उस साल तक। तो कंपनी को 10 का मल्टीपल भी जस्टिफाई करने के लिए उसका इम्प्लाइड ग्रोथ रेट 15.70% से उसको उसके कैश फ्लो को ग्रो करना पड़ेगा, तब जाके कंपनी का जो 10 ईयर के बाद का मल्टीपल है जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो जस्टिफाइड होगा। बेसिक फ्री कैश फ्लो ले रहे हैं तो हमें सबसे पहले अगर कंपनी का आप अर्निंग्स एज अ फ्री कैश फ्लो उठा रहे हो यहाँ पे, तब जाके उसको आपको
फ्री कैश फ्लो के बेसिस पे उसका मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो फ्री कैश फ्लो के बेसिस पे मल्टीपल निकालना है, उसका भी वे मैं बताता हूँ। जैसे अगर टिपिकली आप पीई जो निकालते हो तो आप क्या करते हो, प्राइस टू अर्निंग्स। तो अर्निंग्स क्या होता है, अर्निंग्स पर शेयर से उसको डिवाइड करते हो करंट प्राइस को। वैसे ही आपको अगर कैश फ्लो का ईपीएस देखना है तो यहाँ पे आपको कैश फ्लो का ईपीएस ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आपको क्या, वो टिपिकली वो सिस्टम क्या करता है बाय डिफॉल्ट, जो करंट प्राइस है 131 डिवाइड बाय उसका प्राइस ईपीएस। तो ये जो मिल रहा है कि अभी जितना कंपनी कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उस पर मार्केट उसको जो करंट टर्मिनल मल्टीपल दे रहा है, उसको मार्केट को पता है कि आज इस कंपनी को हम 30 के प्राइस टू फ्री कैश फ्लो पे इसको वैल्यू दे रहा है मार्केट। अभी 10 साल के बाद हम अगर एज्यूम करेंगे कि मार्केट फिर भी इस कंपनी को सेम मल्टीपल पे एज्यूम करेगा, तो फिर तो कंपनी का जो करंट इम्प्लाइड ग्रोथ रेट है वो 6.40 से भी अगर कंपनी उसको उसके अर्निंग्स को मल्टी ग्रो कर पाएगी तो भी उसका जो वैल्यूएशन है, करंट वैल्यूएशन, वो जस्टिफाइड है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मार्केट जो करंट मल्टीपल दे रहा है 10 साल के बाद वो सेम मल्टीपल उसको मिले। तो क्या होता है फिर, आपको वो मल्टीपल जैसे चेंज करोगे तो आपका अर्निंग ग्रोथ रेट कम ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैंने रिवर्स डीसीएफ का शीट भी आपको दिया है। लेकिन रिवर्स डीसीएफ में एक चीज़ जो है वो समझने की बहुत ज़रूरी है कि रिवर्स डीसीएफ में चीज़ें उल्टा काम करती है। तो उल्टा चीज़ों को काम करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर कैलकुलेटेड होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, ये पूरा टेबल तो आपको समझ में आता ही है ऑलरेडी, मैंने जैसे बताया था। अगर आपके पास ग्रोथ रेट है तो आप क्या करते हो, अर्निंग्स तो हमें पता है कि पहले साल में 100 है, और ग्रोथ रेट तो हमारी सिस्टम ने निकाला है, इम्प्लाइड ग्रोथ रेट। तो वो ग्रोथ रेट पकड़ के हम चाहते हैं तो उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, फिर टर्मिनल ईयर का कैश फ्लो क्या होता है, 1 to 10 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, टर्मिनल वैल्यू जो है टोटल ये यहाँ से लेके टर्मिनल ईयर से लेके परपेचुइटी तक, उसको लेके वो टर्मिनल वैल्यू निकालता है। और टोटल प्रेजेंट वैल्यू जो निकलता है शेयर्स का, उसको फिर हम टोटल प्रेजेंट वैल्यू जैसे मैंने बताया था। वो सारे कॉन्सेप्ट तो हमें पता है, लेकिन ये जो उल्टा कैलकुलेशन है रिवर्स डीसीएफ में वो मैन्युअली होता नहीं है। रिवर्स डीसीएफ इसलिए आप बहुत बार देखोगे, डीसीएफ तो बहुत जगह पे मिल जाता है आपको, रिवर्स डीसीएफ बहुत कम जगह पे मिलता है, या पेड फीचर ही होता है बहुत बार। तो रिवर्स डीसीएफ में वो प्रोग्राम क्या करता है, हर अमाउंट को लेके, जो भी आप ये टर्मिनल मल्टीपल ले रहे हो और जो भी आपका डिस्काउंट रेट है, तो उसको उल्टा कैलकुलेट करके पहले तो देखता है कि कौन सा ग्रोथ रेट जो है वो डालने के बाद ये सारी चीज़ें फिट हो जाएगी, ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकलता है, और जो फिर आपका टर्मिनल मल्टीपल आप दे रहे हो वो जस्टिफाइड है। तो बहुत बार आपको ज़रूरी भी नहीं है कि ये चीज़ें समझना कि ये कैलकुलेशन कैसे होता है, कि कंप्यूटर क्या करता है, 0.1 से लेके हर एक को 0.2 0.3 पे चेक करता है हर ग्रोथ रेट पे। वो शुरुआत करेगा, मान लो 0.1 ग्रोथ रेट से शुरू करेगा और देखेगा कि ये वैल्यूज मैच हो रही है क्या नहीं, फिर 0.2, ऐसे करते 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 एक पर्टिकुलर ग्रोथ रेट पे वो आ जाएगा कि उसको पता चला कि हाँ 9.90% अगर ग्रोथ रेट कंपनी करेगी तो जाके सारी चीज़ें वो रिवर्स, जो आपका पूरा टेबल है और ये कैलकुलेशन फिट हो रही है, तब जाके आपको एक रिवर्स डीसीएफ का वैल्यूएशन मिल जाता है। तो रिवर्स डीसीएफ का कैलकुलेशन एकदम एक कैसे हुआ है वो समझने से अच्छा है कि हम उसको स्ट्रेट वे से ही समझें कि ये सिस्टम जो ग्रोथ रेट पे आई है उसका जो कैलकुलेशन का ये टेबल है पूरा, और टर्मिनल ग्रोथ रेट है वो कैसे होता है। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि रिवर्स डीसीएफ किसी भी एसेट क्लास का या किसी कंपनी का कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक दो एग्जांपल रिवर्स डीसीएफ के भी लेंगे, क्योंकि रिवर्स डीसीएफ में क्या है कि फैक्टर्स कम है और सिर्फ आपको बहुत कम चीज़ों को एज्यूम करना है। तो ग्रोथ तो हम एज्यूम नहीं कर पाते बहुत बार, हमें एग्जैक्ट करंट वैल्यूएशन है वो पता है, और मार्केट उसको क्या वैल्यू कर पाएगा, आपका डिस्काउंट रेट है वो पता है। इसलिए मैक्सिमम बार ना लोग रिवर्स डीसीएफ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो रिवर्स डीसीएफ से जो करंट वैल्यूएशन हम पे कर रहे हैं क्या वो वर्थ है क्या नहीं, वो पता चल जाता है कंपनी का, या मार्केट उसको जिस तरीके से वैल्यू कर रहा है वो। तो अभी आईटीसी का ही हम रिवर्स डीसीएफ करेंगे। रिवर्स डीसीएफ के लिए हम जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, बाय डिफ़ॉल्ट तो डिफ़ॉल्ट वाले ही रखेंगे। तो डिफ़ॉल्ट सिस्टम में क्या किया है कि उसने जैसे फ्री कैश फ्लो पहले उठा लिया एज अ अर्निंग्स, तो करंट ईयर का फ्री कैश फ्लो, डिस्काउंट रेट फॉर सेपर साइड हम पकड़ के चल रहे हैं 10 ईयर का 10 उसका डिस्काउंट रेट है, टर्मिनल ग्रोथ रेट अगर उसका 2% है, नंबर ऑफ ईयर 10 है, और उसका जो करंट मल्टीपल है यहाँ पे हमने दिखाया है। तो करंट मल्टीपल जैसे मैंने बोल दिया कि उसका करंट प्राइस जो पे कर रहे हो डिवाइड बाय ये एनालाइजर जो आपको ईपीएस दे रहा है, कैश ईपीएस, वो करोगे तो जो मिलता है
वो करंट मार्केट उसको क्या वैल्यूएशन दे रहा है, वो है 37 के आसपास का टर्मिनल मल्टीपल मिल रहा है। तो आईटीसी को अगर करंटली उसके फ्री कैश फ्लो पे मार्केट 37 का मल्टीपल देता है, तो आगे जाके 10 साल के बाद ज़रूरी नहीं है कि मार्केट उसको सेम मल्टीपल दे दे। बहुत बार मार्केट उसको जैसे ही उसके नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ जाते हैं, वो कंपनी लार्ज कैप हो जाती है, तो मल्टीपल उसके अपने आप नीचे आ जाते हैं। तो बहुत बार ये पॉसिबल है, तो आपके लिए वो टर्मिनल मल्टीपल है, वो जज करना पड़ता है। तो मैं ये एज्यूम करूंगा कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम ने कैलकुलेट करके टर्मिनल मल्टीपल आपको दिया है, आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो कि आपको अगर लगा नहीं फिर भी कंपनी जो अभी करंट मल्टीपल है वही करंट मल्टीपल कंपनी को 10 साल के बाद भी मिलेगा, तब आप जाके देखोगे उसका इम्प्लाइड ग्रोथ रेट जो है अर्निंग्स का वो 6.80% है। अगर कंपनी ने अगर उसके कैश फ्लो की को 7% से भी अप्रोक्सीमेटली ग्रो किया, तो भी जो करंट प्राइस हम कंपनी के लिए पे कर रहे हैं वो फेयरली वैल्यूड है, ऐसा बोल सकते हैं। सो कंपनी को सिर्फ आपके वैल्यू को जस्टिफाई करने के लिए प्राइस को उसके अर्निंग्स को 7% से ग्रो करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम उसको कम करते हैं, हम बोलते हैं कि अगर उसको कंपनी मार्केट 20 साल, क्योंकि आप जब बेचोगे तब तो 10 साल के बाद ही बेचोगे, उस वक्त उसको मार्केट क्या वैल्यूएशन मल्टीपल दे रहा है वो इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उस वक्त अगर उसको मार्केट ने 20 का ही मल्टीपल दिया, तो कंपनी को वो मल्टीपाई जस्टिफाई करने के लिए उसके अर्निंग्स को 12.40 से कंपाउंड करना पड़ेगा। ये तो हमने स्टेबल कैश फ्लो या ऐसी कंपनीज के एग्जांपल लिए जिसमें हमें कैश फ्लो भी स्टेबल है और कंपनी लार्ज कैप है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज के कैश फ्लो नहीं होते, फ्री कैश फ्लो उसमें निगेटिव होते हैं, तो हम एक दो ऐसी भी कंपनी ले सकते हैं निगेटिव है, तो हम उसका एक एग्जांपल लेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब जाते तो आपको पहले पता चल जाता है लास्ट 3 ईयर में एक दो बार उसके ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव थे, करंट ईयर में भी उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो ही निगेटिव है। फ्री कैश फ्लो पे देखोगे तो फ्री कैश फ्लो भी ऑन एन एवरेज लास्ट कुछ ईयर में निगेटिव ही रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो चाहिए वो करंट ईयर का फ्री कैश फ्लो होता है। तो यहाँ पे देखोगे करंट ईयर का फ्री कैश फ्लो तो ऑलरेडी निगेटिव है, तो ये तो यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हम दूसरा वे क्या है, लास्ट 3 ईयर का फ्री कैश फ्लो का एवरेज निकालते हैं, उसमें भी ऊपर से ही पता चलता है कि एक बार ही फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है, एवरेज भी निकाला तो वो निगेटिव ही होगा। तो हम ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाके नेट प्रॉफिट भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट यूज़ करेंगे इस केस में। मान लो नेट प्रॉफिट इस कंपनी का करंट ईयर का 50% है, 50 CR है, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स DCF में उसका अर्निंग डाल दिया 50 का। तो डिस्काउंट रेट में हम अगर कंपनी के डिस्काउंट रेट में तो बहुत वेज है, आप उसके ये वाला भी टेबल यूज़ कर सकते हो कि कंपनी ने ऑन एन एवरेज उसका स्टॉक प्राइस का क्या क्या अगर हुआ है, आप और आप क्या एज्यूम करोगे कि यहाँ के आगे जाके इस कंपनी को मार्केट किस तरीके से वैल्यू करेगा, उसमें ग्रोथ क्या आएगा और आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा कि मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, इतना रिस्क लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम मुझे 15% तो कंपनी रेट ऑफ रिटर्न तो दे ही दे। तो मैंने मान लो कि डिस्काउंट रेट उस हिसाब से एडजस्ट कर लिया। तो सबसे पहले तो हम एकदम बेस वाले केस पे ही जाते हैं कि अगर 10% का ही उसने डिस्काउंट रेट हमें कंपनी से एक्सपेक्टेड है, टर्मिनल ग्रोथ रेट 2 है, नंबर ऑफ ईयर 10 है, और कंपनी को जो करंट मल्टीपल मिल रहा है जो हम पी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे हमने जो एज्यूम्शन इनिशियली बाय डिफॉल्ट अर्निंग्स के लिए हमें फ्री कैश फ्लो होता है, लेकिन इस कंपनी में फ्री कैश फ्लो तो नहीं है, फिर हमने उसका एवरेज फ्री कैश फ्लो भी नहीं निकाल पाए, तो हमें अभी उसका मल्टीपल निकालने के लिए, क्योंकि अर्निंग्स में हमने नेट प्रॉफिट लिया है, तो हमें मल्टीपल भी नेट प्रॉफिट के हिसाब से होगा। तो नेट प्रॉफिट के हिसाब से अगर मल्टीपल करने जाए तो उसका मल्टीपल 77 है, 78 के आसपास आता है। तो वो मल्टीपल जो मार्केट उसको दे रहा है ये वाले अर्निंग के हिसाब से वो है 77। लेकिन 10 साल के बाद मार्केट जब इस कंपनी को वैल्यू करेगा तो ये सेम वैल्यूएशन पे तो नहीं रहेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी 77 का अगर मल्टीपल है तो वो मार्केट ज़रूरी नहीं कि 77 का ही रखे उस वक्त। तो उसको आगे अगर हम कम करके 50 का भी मल्टीपल उस वक्त मार्केट इसको दे इस अर्निंग्स पे और चीज़ें कैलकुलेट करे, तो भी कंपनी को उसके अर्निंग्स को जो है, तो अर्निंग्स यहाँ पे तो ये वाले केस में तो नेट प्रॉफिट को ही आपको अर्निंग समझना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट कंपनी को 12.30% से उसके क्या अगर होने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखोगे कि कंपनी का ऑन एन एवरेज नेट प्रॉफिट भी 25% के आसपास ग्रो हो रहा है कुछ सालों से। तो यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट के हिसाब से इस कंपनी को आप इवेलुएट करना चाहते हो तो फिर तो ये कंपनी उसका फेयरली वैल्यूड है, आप बोल सकते हो कि करंट जो रन रेट है कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ का और जो इम्प्लाइड ग्रोथ रेट भी निकल रहा है 50% का, अगर उसको 50 का मल्टीपल देता है। लेकिन अगर मार्केट उसको 30 का ही मल्टीपल देगा 10 ईयर के बाद, तो चीज़ें देखो कैसी चेंज हो जाती है। फिर भी 30 का भी मल्टीप्लाई देगा, फिर भी आप तो बोलोगे कि जो करंट
उसका रन रेट है प्रॉफिट का वो जस्टिफाइड है। लेकिन जैसे आपके एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, ये तो मेरा बेस सिनेरियो था। अगर मेरे बुल सिनेरियो हो गया कि मुझे लगता है कि मुझे तो 20% ग्रोथ चाहिए क्योंकि कंपनी फ्री कैश फ्लो निगेटिव है, कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा नहीं है और कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो मैं ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ, तो मैं डिस्काउंट रेट भी ज़्यादा चाहता हूँ। तो आप जैसे ही उसको चेंज करोगे तो आप देखोगे कि आपको अगर 20% कंपाउंडिंग चाहिए इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके, और 10 ईयर के बाद मार्केट उसको जो वैल्यू देगा वो 30 का पी देगा। और टिपिकली वैसे ही होता है जब कंपनी ग्रोथ फेज में होती है, तो उसको मार्केट क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है ग्रोथ की, तो आपको मार्केट थोड़ा हाई वैल्यूएशन देता है। लेकिन आगे जाके 10 साल के बाद जो उसका मार्केट कैप बढ़ता है, चीज़ें स्टेबल हो जाती है और कंपनी का ग्रोथ रेट अगर वहाँ से उतना नहीं बढ़ पाता जितना अभी बढ़ रहा है, तो मार्केट उसको मल्टीपल जो है वो कम हो जाएगा। तो हम उसका मल्टीपल 10 पकड़ लिया, तो उसको उसके अर्निंग्स ग्रोथ को 28% से ग्रो करना पड़ेगा। तो सेम चीज़, और सेम को हम DCF भी देख सकते हैं। DCF में भी हम 15 का अर्निंग लेंगे। पहले तो हम बेस सिनेरियो लेते हो 10% का अगर डिस्काउंट रेट है, और अर्निंग्स ग्रोथ रेट हमें यहाँ पे देखो कि अर्निंग ग्रोथ रेट डालनी पड़ती है, और अर्निंग ग्रोथ रेट किसी भी कंपनी का फ्री कैश फ्लो का या फिर नेट प्रॉफिट का अर्निंग ग्रोथ रेट एज्यूम करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए DCF में जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स है जिसको आप जज करना है, जिसपे आपके कैलकुलेशंस चेंज हो सकते हैं, वो ज़्यादा है। अर्निंग ग्रोथ रेट मैं पकड़ता हूँ कि 15% से तो कंपनी 10 साल तक ग्रो कर पाएगी, और टर्मिनल ग्रोथ रेट 2 लेता हूँ। तो कंपनी का यहाँ पे देखोगे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके लिए बिल्कुल नहीं है अगर 15% से कंपनी कंपाउंड करेगी। तो आपको डिस्काउंट रेट 10% का मिलने के लिए भी कंपनी को, यहाँ पे आप जैसे ही चेंज करोगे, ऑलमोस्ट कंपनी को 26 या 27% से उसके अर्निंग्स को 10 ईयर तक कंपाउंड करना पड़ेगा। तब जाके आपका जो 10% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है DCF के हिसाब से, तब जो ये वैल्यू पे कर रहे हो वो जस्टिफाइड हो रही है DCF के हिसाब से। तो ये हो गया हमारा बेस सिनेरियो। तो यहाँ पे हमने अगर पकड़ लिया कि 20% का मुझे डिस्काउंट रेट चाहिए, तो आप देखोगे कि 26 का भी अर्निंग ग्रोथ रेट कंपनी कर पाती है। तो भी जो वैल्यू आज पे कर रहे हो आप कंपनी का, जो मुझे लगता है शेयर प्राइस 1500 रुपये के आसपास है, वो फिर भी आप ओवर वैल्यूएशन पे कर रहे हो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिल्कुल नहीं है कंपनी में। तो इस तरीके से DCF काम करता है। और एक दो एग्जांपल लेते हैं, जैसे हैप्पीएस्ट माइंड्स का हम एग्जांपल लेंगे। तो क्योंकि जो कंपनी को मार्केट थोड़ा हाई वैल्यूएशन देता है, वैसे भी एक दो एग्जांपल लेते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है हमें वैल्यूएशन के लिए DCF और रिवर्स DCF। जैसे मैं इसको रिवर्स DCF से पहले हम DCF में जाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब जाएंगे तो हमें पता चलता है कि कंपनी के कैश फ्लो जो है वो पिछले कुछ सालों से तो अच्छे थे, इस ईयर में वो कम है फ्री कैश फ्लो। लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कैश फ्लो फ्री कैश फ्लो कम होने का रीज़न भी है, तो कंपनी ने फिक्स्ड एसेट बहुत सारे परचेस किए। तो आप आपके लिए सेफर साइड ये भी चीज़ कर सकते हो। तो ये आपका कॉल है कि आपको ये देखना है कि उसका रन रेट क्या है, और अगर उसने कुछ मेजर कैपेक्स के लिए वो पैसे यूज़ किए तो आप एवरेज भी ले सकते हो, ताकि आपको भी पता है कि एवरेज ऑन एन एवरेज कंपनी जो फ्री कैश फ्लो लेके चल रही है कुछ सालों से, वो तो 100 CR के अबाउ ही फ्री कैश फ्लो होता है। क्योंकि इस साल में कंपनी ने थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तो फ्री कैश फ्लो कम हो गया है। लेकिन पहले बाय डिफ़ॉल्ट एजम्पशन जो है वो होता है कि करंट अर्निंग लेता है, फिर डिस्काउंट रेट हम बोल रहे हैं कि कंपनी में हम इन्वेस्ट करते वक्त हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि मुझे 15% का डिस्काउंट रेट चाहिए। तो बेस सिनेरियो में तो 10% ही रखते हैं। अर्निंग्स ग्रोथ रेट जो है कंपनी का, अर्निंग्स ग्रोथ रेट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो तो ये देख के आता है कि लास्ट 10 ईयर जो फ्री कैश फ्लो का ग्रोथ है वो लेते हैं। लेकिन हमें पता है कि जहाँ पे भी हम कैश फ्लो के इधर जाते हैं, तो कंपनी का एक्चुअली हिस्टोरिकल बहुत कम डेटा अवेलेबल है। लेकिन लास्ट 2-3 साल में भी आप देखोगे तो कंपनी का जो ग्रोथ रेट है 112 का 155 हो गया 2020 के 112 CR के फ्री कैश फ्लो का। तो ऑन एन एवरेज और यहाँ के आगे की ग्रोथ भी हम एज्यूम करके चलते हैं, तो कंपनी का अर्निंग ग्रोथ मान लो सेपर साइड 10% से कंपनी का फ्री कैश फ्लो कंपाउंड होगा 10 साल के लिए। तो DCF के हिसाब से फिर भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू जो निकलता है वो ओनली 56 रुपीज़ निकलता है। तो पहले इसके लिए 2-3 चीज़ें जैसे हम देखते हैं कि इसको एकदम ही ऐसे नहीं लेना है कि मैथमेटिकल नंबर है, इसको आपको चीज़ों को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो आप देखोगे पहला रीज़न क्या है कि उसका फ्री कैश फ्लो कम आया है, लेकिन उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो बढ़ रहा है इस साल के लिए, क्योंकि कंपनी ने ज़्यादा फिक्स्ड एसेट परचेस किए इसलिए उसका फ्री कैश फ्लो कम आया है। तो दूसरा वे क्या है कि आप उसका लास्ट 3 साल का एवरेज निकाल के भी
वो वाला यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ताकि आपके लिए क्या होगा कि फ्री कैश फ्लो का जो नंबर आ रहा है उसे चीज़ें कैसी चेंज होती है वेरिएबल पे, मैं वो दिखाना चाहता हूँ कि मान लो 114 उसका अर्निंग्स है, तो उसका 173 वैल्यू निकलता है। अर्निंग्स ग्रोथ रेट जो है, तो हमें भी पता है कि अर्निंग्स ग्रोथ रेट बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट 20% से कंपाउंड हो रहा है, और कंपनी अगर फ्री कैश फ्लो अच्छे से जनरेट कर पा रही है, उसका प्राइस टू फ्री कैश फ्लो जो है, यहाँ पे आप कैश फ्लो में और एक चीज़ देख सकते हैं कि CFO टू पैट का रन रेट जो है कंपनी का, ऑलमोस्ट जो भी सेल करती है कंपनी 80% तो कंपनी उस अमाउंट को फ्री कैश फ्लो में कन्वर्ट कर ही पाती है। तो उसका अगर प्रॉफिट का जो रन रेट है वो 20% के अबाउ है, और कंपनी उसके फ्री कैश फ्लो को भी अच्छे से कन्वर्ट कर पा रही है नेट प्रॉफिट को फ्री कैश फ्लो में या कैश फ्लो में, तो आप क्या करोगे, इसका ग्रोथ रेट जो है वो आप सेफर साइड 20% भी एज्यूम कर सकते हो कि 20% से कंपनी का अर्निंग्स तो कंपाउंड होगा ही। तब जाके आपको पता चलेगा, फिर भी आप चीज़ें ऐसे वेरिएबल्स डाल के जब देखोगे ना, फिर भी आपको पता चलेगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो कंपनी का निकल रहा है वो बहुत कम निकलना है। तो जिस कंपनी में हम ऑलरेडी 62 का पीई पे कर रहे हैं, और जिसका फ्री कैश फ्लो का रन रेट ये है, उसमें हमने 20% का भी अर्निंग का एजम्पशन किया, फिर भी ये कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू है वो जस्टिफाइड नहीं है। तो आइदर हमें अपना जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो कम करना पड़ेगा चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए, या फिर हमें ये कंपनी को एज्यूम करने पड़ेगा कि कंपनी ने उसके फ्री कैश फ्लो को, जो अर्निंग ग्रोथ है, वो कंपनी को 10% का आपका डिस्काउंट भी जस्टिफाई करने के लिए ऑलमोस्ट कंपनी को उसके अर्निंग्स को 33% पर ईयर कंपाउंड करना पड़ेगा, जो आपको भी पता है कि बहुत डिफिकल्ट है ओवर द 10 ईयर पीरियड 33% से अगर कोई कंपनी ग्रो करती है। तो यहीं पे आपको पता है कि DCF के हिसाब से तो कंपनी ओवर वैल्यूड है। दूसरा भी रिवर्स DCF से सेम कंपनी को एनालाइज करते हैं, अर्निंग्स को बाय डिफ़ॉल्ट वाला अगर लेते हैं तो फिर तो हमें पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट वाले में तो हम रिवर्स DCF पहले उसका उसको जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसी पे चलते। 37 का उसका अर्निंग्स है, डिस्काउंट रेट हम चाहते हैं कंपनी में 10% का हो, 2% का टर्मिनल ग्रोथ रेट है, 10 इसका नंबर ऑफ ईयर्स है। लेकिन अगर यहाँ पे आप टर्मिनल मल्टीपल देखोगे कंपनी का, वो 372 अगर जो करंट अर्निंग्स है उसके हिसाब से देखोगे, तो मैंने बोला था आपको जैसे कि आपका करंट प्राइस है डिवाइड बाय हमें क्या करना पड़ता है, कैश ईपीएस 2.52, तो करंट प्राइस डिवाइड बाय 2.52, तो मार्केट उसको अभी 360 के आसपास का मल्टीपल दे रहा है मार्केट। 372 हो गया है यहाँ पे, तो 372 के आसपास मार्केट इसको अर्निंग का मल्टीप्लाई दे रहा है। तो वो जाके 10 साल के बाद भी सेम मल्टीप्लाई तो नहीं रहेगा, मल्टीपल जो दे रहा है मार्केट उसको, तो वो मल्टीपल जो है वो कम हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको अगर मार्केट ने 100 का भी मल्टीपल दे दिया, तो आप देखोगे तो 100 का मल्टीप्लाई जस्टिफाई करने के लिए और सिर्फ 10% का ग्रोथ रेट डिस्काउंट रेट जस्टिफाई करने के लिए कंपनी को उसको अर्निंग्स को 25% के आसपास ग्रो करना पड़ेगा 10 साल के लिए। लेकिन हमने दूसरा क्या देखा था कि कंपनी के जो अर्निंग्स है, फ्री कैश फ्लो है, क्योंकि कैपेक्स हुआ है तो ये अर्निंग्स में जो नंबर इस साल के लिए वो कम दिख रहा है, लेकिन हमें पता है कि उसका अर्निंग्स जो है कंपनी का ऑन एन एवरेज 100 CR के ऊपर ही है जो रन रेट है। तो हम तो सेपर साइड 150 भी एज्यूम कर सकते थे, तो हम क्या करेंगे 150 CR मान लो उसका अर्निंग्स है। तो ये आप पे है टोटली, आपको तो ये बेसिकली हिस्टोरिकल डेटा पे करना है ऐसा भी नहीं है, आपको थोड़ा स्टडी करना है, कंपनी के कॉन कॉल्स पढ़ने हैं, सेक्टर को पढ़ना है, तब जाके आपको होल्ड आ जाएगा कि कंपनी का। लेकिन करंट अर्निंग्स जो है वो आपको देखना है कि आप फ्री कैश फ्लो लेगे हो, 3 ईयर का फ्री कैश फ्लो लोगे या फिर नेट प्रॉफिट लोगे। और डिस्काउंट रेट मान लो अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे 10% के डिस्काउंट रेट से ही चाहिए, तो ये अर्निंग्स के हिसाब से मार्केट उसको 92 का प्राइस टू फ्री कैश फ्लो का मल्टीपल दे रहा है। उसको अगर हम एज्यूम करते हैं कि मार्केट ने उसको 50 का भी दे दिया, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उसका अर्निंग्स का ग्रोथ रेट जो है वो 15% से कंपाउंड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम अपना एक्सपेक्टेशन जैसे बढ़ाते हैं कि मुझे 15% का कंपाउंडिंग चाहिए, इस कंपनी में रिटर्न्स चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि आपको अगर 15% का कंपाउंडिंग चाहिए इस कंपनी में, और मार्केट उसको 10 साल के बाद अगर 50 का वैल्यूएशन देगा, तो भी कंपनी को उसके अर्निंग्स रेट जो है उसको 20% से कंपाउंड करना पड़ेगा, जो ऑन अ लॉन्गर सिनेरियो थोड़ा डिफिकल्ट होता है जैसे कंपनी का बेस बढ़ जाता है।
लेकिन ये ऑन एन एवरेज DCF और रिवर्स DCF का कॉन्सेप्ट है। तो मैं जो भी मटेरियल है, जैसे आपके लिए एक्सटेंशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ये आपको DCF का शीट भी डाल दूंगा। तो आपको अगर कुछ भी क्वेरीज है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दो। थैंक यू।